आज हम लोग ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, ये उसके कंटेंट क्या क्या रहते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, जो कि संस्थाएं जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स ले लो, स्टॉक एक्सचेंज ले लो, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स, जो शॉर्ट टर्म एक साल के अंदर उसको मनी मार्केट बोलते हैं, लॉन्ग टर्म उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं। और पूरा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें यूपीआई, ऑनलाइन ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उस पे जो कंट्रोल्स है, ये सब फाइनेंशियल सिस्टम में आएगा। उसमें कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये सब आएगा। अब जब आज़ादी 15 अगस्त 1947 हुआ, उसके पहले, आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स ने एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एक्सक्यूज मी 1934 को बनाया। पर इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया था इन द ईयर 1949 को। ठीक है, आरबीआई को नेशनलाइज करने से पहले अलग अलग बैंक्स करेंसी प्रिंट कर सकते थे। जैसे नेशनलाइज कर दिया, सारे बैंक्स का करेंसी प्रिंटिंग की ताकत खत्म कर दिया गया, सिर्फ एक को दिया गया, दैट इज आरबीआई। ठीक है, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करता है, नाबार्ड बॉन्ड्स है, ऑयल बॉन्ड्स है, डिफेंस बॉन्ड्स है। जैसे कंपनी के शेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं। शॉर्ट टर्म रहा तो ट्रेजरी बिल्स होता है, शॉर्ट टर्म मतलब एक साल से अंदर। तो वक्त के साथ साथ जो इंडिया ने डिज़ाइन और डेवलपमेंट का भी फेज देखा। तो 1991 के बाद में, ठीक है, क्या बदलाव आया। नाउ 1990 तक ये अभी हर्षद मेहता स्कैम नहीं हुआ था। आपने स्कैम 92 देखा होगा, 1992 में स्कैम था। 1991 में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हमेशा जहाँ पे सरप्लस है वहाँ से पैसा बंदोबस्त करो। और बिकॉज फॉरेन कंपनीज ज़्यादा नहीं थे, बट क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता था, तो ज़्यादातर टाइम गवर्नमेंट का पैसा बंदोबस्त करने में, ऑयल बिल्स पे करने में ही आता था। बैंकिंग सेक्टर बहुत बुरे हाल में था, क्योंकि कंपटीशन था नहीं। क्यों कंपटीशन था नहीं? होम लोन के लिए सिर्फ एक बैंक, एचडीएफसी। इंश्योरेंस के लिए सिर्फ एक कंपनी, एलआईसी। एरोप्लेन के लिए सिर्फ एक एयर इंडिया। फोन के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल। तो ये हालत था अपने देश में। कैपिटल बेस कम था, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कम था, तो टेक्नोलॉजी तो मिनिमल था। ठीक है, नॉन बैंकिंग में अगेन आईडीबीआई बड़े इंडस्ट्रीज को लोन देता था। छोटे छोटे लोन, गोल्ड लोन, ये सब इतना डेवलप नहीं था। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो लगभग बोलते ना बहुत छोटे पैमाने पे था। आज 1991 में जो था और आज जो है, उससे करीबन 10,000 गुना या 1,000 गुना बड़ा एटलीस्ट हो गया है। तो फिनेंशियल मार्केट कुछ भी नहीं था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। अब पोस्ट रिफॉर्म्स 24 जुलाई 1991 को पॉलिसी आया, नया पॉलिसी आया, जिसमें फॉरेन कंपनीज को आने दिया गया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था डी लाइसेंसिंग। हर एक कंपनी को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। करेंसी रिफॉर्म्स, आरबीआई ने करेंसी पे अपना कंट्रोल छोड़ दिया। मार्केट फोर्सेस ने डिटरमाइन किया करेंसी का एक्सचेंज वैल्यू क्या होना चाहिए। बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए, नए नए बैंक्स आए, प्राइवेटाइजेशन हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। मतलब मारुति में गवर्नमेंट के शेयर्स थे, गवर्नमेंट ने बेच दिया। गवर्नमेंट इमर्ज होना शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गया, क्योंकि 1996 में इंटरनेट इंडिया में आ गया था। उसके बाद तो स्पीड अप और हो गया। कैपिटल मार्केट, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1996 में आया, तो बीएसई तो बहुत छोटे पैमाने में था। एनएससी आते ही एक साल में इंडिया का नंबर 1 हो गया, क्योंकि वो अमेरिका का टेक्नोलॉजी वैसे था। ऑनलाइन होना शुरू हो गया, डीमैट अकाउंट होना शुरू हो गया। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में प्राइवेटाइजेशन किया गया। मतलब आईएफसीआई जो प्राइवेट का थे ना, जो पब्लिक कंपनी बन गया। आईडीबीआई जो सिर्फ इंडस्ट्री के लिए लोन देता था, वो बैंक बन गया। आईसीआईसीआई भी बड़े लोन देते थे, वो भी बैंक में श्रेणी में आ गया। सो
बड़े बड़े संस्थाएं बैंकिंग का काम करने लगे, प्लस बड़ा भी काम करने लगे। आईडीबीआई और आरबीआई भी बोलते ना, आईएफसीआई, छोटे छोटे बैंक्स भी, इन लोगों ने बैंक भी बनाया, प्लस ये लोग लंबे लोन भी देते थे। इंश्योरेंस का कायदा आ गया, जहाँ पे एलआईसी अकेला नहीं रहा, आज तो 30-35 कंपनीज आ गए। एयर इंडिया अकेला नहीं रहा, जेट एयरवेज और किंगफिशर और इंडिगो और स्पाइस जेट, ऐसे बहुत सारे दूसरे प्राइवेट भी आ गए। बीएसएनएल एमटीएनएल ही नहीं रहा। उस समय जियो, जियो तो खैर बाद में आया, एयरटेल, फिर उस समय आइडिया को एटीएनटी बोलते थे, बीपीएल एक था, ये सब आना शुरू हो गए। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, आईडीबीआई जैसे बड़े बड़े टिकट लोन्स से हटके बैंकिंग में आ गया। आईएफसी है वो सब उसमें तभी भी था, आज भी है, ठीक है। फिनेंसिंग टू इंडस्ट्री, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें टेक्नोलॉजी, फॉरेन करेंसी, बाहर से लोन लेना शुरू हुआ, एडीआर जीडीआर का कंसेप्ट शुरू हुआ। शेयर बाजार में ट्रांजैक्शंस बढ़े, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज़्यादा आने लग गए इंडिया में। सो डेवलपमेंट पैटर्न बहुत सारा चेंज हो गया। फिर जैसे रेटिंग एजेंसीज आ गए, जैसे आपको ग्रेड्स मिलते हैं एबीसी, वैसे कंपनीज को ग्रेडेशन आ गया, क्रिसिल, इकरा, जैसे आपके रेफ्रिजरेटर में स्टार रहते हैं ना, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, वैसे रेटिंग एजेंसी आ गया। फिर आईसीआईसीआई, ये लोग सब भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गए। फिर कमर्शियल बैंक्स आ गया, ठीक है, 1991 में कमर्शियल बैंक्स और बढ़ गए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, जो बैंकिंग का काम नहीं करते बट लोन देते हैं, वो बढ़ गया। म्यूचुअल फंड्स, जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या रिस्क लगता है, वो लोग म्यूचुअल फंड्स में आ गए, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे फिर उसका लिमिट बढ़ाया गया, म्यूचुअल फंड का टाइम फ्रेम बढ़ाया गया, नए डेफिनेशंस आए, बैंक्स आए, ठीक है, रिजर्वेशंस आ गया, कैपिटल मार्केट की बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ तक आप कर सकते हो, ठीक है।